प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संविधान एक गणतांत्रिक संविधान है और तंत्र को संचालित करने के लिए गण यानी कि जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके बीच किसी अधिकार को लेकर न्याय के मुद्दे पर मतभेद भी हो सकते हैं, संघर्ष भी हो सकता है, समस्याएं भी हो सकती हैं। इसीलिए भारतीय संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका के मार्ग को अपनाया है और न्याय देने के लिए केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। भारत की राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्व का अध्ययन हम प्रमुख रूपों से इस प्रकार कर सकते हैं। पहली बात, संविधान के रक्षक के रूप में भारत में एक लिखित और कठोर संविधान को अपनाया गया है और इसके साथ ही संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने का काम सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के रक्षक और संविधान की आधिकारिक व्याख्याता के रूप में कार्य किया जाता है। वह संसद द्वारा निर्मित ऐसे प्रत्येक कानून या विधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध हों या संविधान की मूल भावना के खिलाफ हों। अपनी इस शक्ति के आधार पर वह संविधान की प्रभुता और सर्वोच्चता की रक्षा करता है। संविधान के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर संविधान की जो आधिकारिक व्याख्या है वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जा सकती है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय मूल रूप से संविधान का रक्षक है और उसकी रक्षक के रूप में ही अपने कार्यों को संपन्न करता है। दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है वह है संघात्मक व्यवस्था के रक्षक के रूप में। संविधान के द्वारा भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत संविधान द्वारा संघ और राज्य सरकार के बीच शक्ति विभक्तीकरण या शक्ति विभाजन किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति विभाजन की या शक्ति के विभक्तीकरण की रक्षा करने का कार्य करता है और संघीय यानी कि केंद्रीय या राज्य सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई कार्य करने से रोक सकता है। इसके अतिरिक्त संविधान द्वारा चाहे कितना ही अधिक स्पष्ट शक्ति विभाजन क्यों न किया जाए, अनेक विषय ऐसे भी होते हैं जिन पर संघीय या राज्यों की सरकारों के बीच या राज्य सरकारों में आपस में कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसका निराकरण भी एक सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है और इस कार्य को सर्वोच्च न्यायालय बखूबी संविधान की स्थापना के बाद से निरंतर करता भी आ रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की स्थापना की गई है। मौलिक अधिकारों के संबंध में एक बात मैंने पहले व्याख्यान में भी स्पष्ट की थी कि नागरिक और व्यक्ति में अंतर होता है। नागरिक वह है जो इस देश का निवासी है और जिसे वोट देने का और संपूर्ण
राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेने का अधिकार है। विदेशी वह है जिसको या तो हमने शरण दे रखी है या वह पर्यटन के लिए और किसी कार्यक्रम के लिए आया है। तो व्यक्ति और नागरिक में यहाँ यह मूलभूत अंतर होता है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं और इन मूल अधिकारों की रक्षा भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। यदि व्यवस्थापिका यानी कि विधानमंडल, कार्यपालिका या अन्य कोई सत्ता नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करती है या हस्तक्षेप करने का काम करती है, तो सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की याचिकाएं हैं जिनका नागरिक प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इन याचिकाओं का प्रयोग नागरिकों के द्वारा अपने अधिकारों के हनन के संदर्भ में किया जा सकता है। जब ऐसी आवश्यकता हो, वैसा आदेश जारी कर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का काम सर्वोच्च न्यायालय करता है। इस प्रकार संविधान के रक्षक, संघात्मक व्यवस्था के रक्षक और मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है। सर्वोच्च न्यायालय के संगठन पर भी प्रकाश डालना चाहूँगा। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी और संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों का वेतन और सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद के द्वारा समय समय पर कानून में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती रही है। 1960 में इसे 14, 1977 में इसे 18 तथा 1950 में 26 एक मुख्य न्यायाधीश तथा 25 अन्य न्यायाधीश किया गया तथा 2007 में अभी तक यही व्यवस्था अब तक लागू है। सर्वोच्च न्यायालय पर लगातार बढ़ते हुए मुकदमों के बोझ, मामलों के बोझ को देखते हुए संसद ने मार्च 2008 में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1985 को संशोधित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31, एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 30 न्यायाधीश कर दी है। इस प्रकार वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। एडहॉक न्यायाधीश, एडहॉक जजेज जिनको कहते हैं, उनकी नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति की अनुमति से किया जाता है। इस प्रकार तदर्थ नियुक्तियां करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के, मतलब राज्यों में जो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय स्थित हैं, उन मुख्य न्यायाधीशों की सलाह लेनी होती है जिनमें से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सके। भारत में तदर्थ यानी कि एडहॉक जजेज न्यायाधीशों की नियुक्ति कनाडा में प्रचलित ऐसी ही प्रथा के समान इस विधि को अपनाया गया है। सर्वोच्च या संघीय न्यायालय के पदनिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के संबंध में 1978 से अपनाई गई सर्वमान्य परंपरा के आधार पर अब यह पूर्णतः विनिश्चित हो गया है कि राष्ट्रपति द्वारा इस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाएगा। विधि आयोग ने भी अपनी 80वीं रिपोर्ट में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में वरिष्ठता के सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा और लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। 1978 से पहले ऐसी परिस्थितियां बनी थीं जब वरिष्ठता में परिवर्तन कर किसी कनिष्ठ को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ऐसी स्थितियों में विवाद की स्थितियां उत्पन्न हुई, न्यायाधीशों ने इस्तीफे तक दिए। ऐसी स्थिति में यह 1978 की जो व्यवस्था है वह निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए, उसकी निष्पक्षता के लिए और भारतीय गणतंत्र को संविधान के पूर्ण रूप से अनुसार संचालित करने के लिए नितांत आवश्यक थी और आवश्यक है। कुल मिलाकर भारतीय संविधान नागरिकों के संपूर्ण प्रकार के जो अधिकार हैं, जिनकी भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में व्याख्या की गई है, विवेचना की गई है, उनको संरक्षित और उन्हें एक कवर देने का काम निश्चित तौर पर करता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का अब तक का जो इतिहास है वह निश्चित रूप से गौरवपूर्ण है और हमारे गणतांत्रिक भावना को मजबूत करता हुआ प्रतीत होता है। आपकी जो भी जिज्ञासा हो, जो भी क्वेरी हो या आपके जो भी कमेंट्स और टिप्पणी हों, वो आप खुलकर व्यक्त कर सकते हैं और उसके लिए हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन है जिसमें आप प्रश्नोत्तर करने के लिए आपका कमेंट का सेक्शन खुला है और आप किसी भी साइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।